वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे साथ बने रहिए और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कौन सी बुक प्रेफर करूँगी, बीके ओहरी की, जो मोस्ट ऑफ टाइम सब जगह वही चलती है। तो हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केर्स मीन्स दैट इज वेल्थ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो हम इसमें किन चीज़ों को समझेंगे? सबसे पहले तो कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है? ह्यूमन वांट्स को क्या करना है? एक्वायर करना है। और किसके लिए? सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हो, हमारी क्या होती है? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, और हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग हैं जैसे कंज्यूमर, हम जिसको बोल सकते हैं कंज्यूमर, ठीक है। जब भी कंज्यूमर क्या करेगा? शॉपिंग करने जाएगा, कुछ भी अपनी ह्यूमन वांट्स को पूरा करना चाहेगा, ठीक है। ह्यूमन वांट्स, अब ह्यूमन वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। कोई भी हो, मैं, आप, कोई भी हो, हम लोगों की जो वांट्स होती हैं वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास हमें रिसोर्सेज कैसे लगते हैं? ऑलवेज हमें, और रिसोर्सेज कैसे लगेंगे? ऑलवेज स्केर्स लगते हैं, ठीक है। स्केर्स का मतलब है हमें उनकी कमी फील होती रहती है। तो हम अपनी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए हम क्या करते हैं? उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो देखिए, कंज्यूमर भी जब शॉपिंग करने जाता है, आप हम सब शॉपिंग करने जाते हैं, तब हमारे पास कोई वेल्थ ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास भरा पड़ा हो, ठीक है, और भरा पड़ा हो फिर भी हमको कम लगता है। इवन दुनिया का कोई भी इंसान हो, रिचेस्ट पर्सन को भी क्या लगते हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड लगते हैं ऑलवेज, ये फैक्ट है। तो ह्यूमन वांट्स कैसे होती है? अनलिमिटेड होती है। और रिसोर्सेज कैसे होते हैं? ऑलवेज लिमिटेड होते हैं। इवन जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे अपनी कंट्री में देखा जाए कि कोई कंट्री में कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है और वो थर्ड पोजीशन पर है, तो वो थर्ड पोजीशन से किस पर आने चाहेगा? फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहेगा। तब भी अपनो उसको क्या लग रहा है? अपने रिसोर्सेज लिमिटेड लग रहे हैं। तो हम जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं? हमको भी अपने रिसोर्सेज लिमिटेड लगते हैं, क्योंकि हमारी वांट्स कैसी होती हैं? हाँ, अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे साधु संत वगैरह होते हैं, उनकी तो कोई वांट्स ही नहीं होती है, तो वो इकोनॉमी में वैसे भी काउंट नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर अपनी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है? वो ऐसे बेस्ट यूटिलाइज करता है अपने रिसोर्सेज का कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। अब आते हैं प्रोड्यूसर। तीन ही लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, ठीक है। अब प्रोड्यूसर, अब एक फर्म है, वो क्या करना चाह रही है? प्रोड्यूस करना चाह रही है किसी चीज को, तो वो भी क्या करेगी? उसके पास भी इन्वेस्टमेंट है जो वो भी लिमिटेड होता है। एक बिजनेस है, बिजनेस चाहे किसी के पास 5 करोड़ का हो, चाहे 5000 करोड़ का हो, उसको ऑलवेज क्या लगेगा कि वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है, उसकी वांट्स भी कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर की भी वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। जब वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए ही हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि हम अपनी रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, और चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? वेलफेयर, है ना। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? वेलफेयर, वेलफेयर, और उसके साथ साथ क्या बढ़ाना? अपने देश का जीडीपी बढ़ाना, है ना। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि जीडीपी बढ़ाने के लिए वो वेलफेयर नहीं करेगी, है ना। तो मेन फोकस क्या है उसका? वेलफेयर। हम किस में एग्जिस्ट करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहां पर हम वेलफेयर पहले, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होता है, सेकंड क्या होता है आपका? जीडीपी। क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा
तो देश क्या करेगा, प्रगति करेगा, और जब देश प्रगति करेगा तो गवर्नमेंट भी आपकी क्या करेगी, वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज का, जो उसके पास भी जो इकोनॉमिक जो उसके पास वेल्थ है उसका बेस्ट यूटिलाइज करे, बेस्ट यूटिलाइज करेगा, तभी क्या होगा, उसका वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा, है ना। और जब वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा तो लोगों के लिए वो वेलफेयर कर पाएगी। तो तीनों ही हमारे यहाँ जो एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों क्या चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वांट्स कैसी हैं हमारी, अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। तो कंज्यूमर की क्या होती है, उनकी भी, कंज्यूमर की भी वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। क्यों, कंज्यूमर क्या चाहता है कि भाई मैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो किसी चीज को, आपको आपके पास 500 रुपीज है, और आपकी अगर मॉम कहती है कि आप उनको एक्सपेंडिचर कर सकते हो, और आप एक पार्टी करने जा रहे हो, तो आप अपने 500 को क्या देखोगे कि मैं ये परचेज करूं, है ना, कि पिज्जा खाऊं, कि बर्गर खाऊं, या कोल्ड ड्रिंक लूं, या किस तरह से, किस फॉर्म में आप उनको कंज्यूम करो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो आपकी वांट्स कैसी हैं, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है ना, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तीनों के पास ही क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप चाहे कंज्यूमर हो तो भी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, आपको ऑलवेज चाहे 500 क्या 5000 या 50,000 भी मिल जाएंगे, तब भी आपको और पाने की चाह रहेगी, है ना। जब और पाने की चाह होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। फिर होता यह है कि जब आपको आपकी जो अल्टरनेटिव यूजेस की जो प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं कि आप 500 रुपीज से आपको फूड खाना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, अगर आपको पता है कि वो 500 रुपीज आप कुछ खाने गए, तो आपको पता है कि सब जगह क्या मिलता है, केवल बर्गर ही मिलता है ना, तो फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो आपको खाना ही वही है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो आपको मजबूरी में ही, फिर तो आप देखोगे ही नहीं ना कि आपको ना तो रिसोर्सेज लिमिटेड लगेंगे, ना ही आपकी वांट्स अनलिमिटेड होंगी। वांट्स अनलिमिटेड क्यों हो रही, क्योंकि आपके पास क्या है, चॉइस है कि आप ये परचेज करो या ये परचेज करो। ठीक है, इसी कारण हमें क्या होती है, ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, या फिर गवर्नमेंट हो। तो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मीन्स किसी चीज की आपको कमी फील होना। ठीक है, कमी जब हमें फील होती है, हमें कमी कब फील होती है, जब हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हों और अनलिमिटेड वांट्स हो, क्योंकि हमारी जब अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, वांट्स मुझे और पाना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास साइकिल है, जब आपको साइकिल मिल जाती है तो फिर आपको किसकी चाह होती है, बाइक या स्कूटी की चाह होती है। जब आपको वो भी मिल जाती है तो फिर आपके पास क्या चाह होने लगती है, 4 व्हीलर की। ठीक है, तो ऑलवेज आपको क्या लगेगा, आपको कुछ भी मिल जाए, लेकिन आपको ऑलवेज क्या रहेगा, आपकी वांट्स कैसी रहेंगी, अनलिमिटेड रहेंगी, है ना। चलिए, और अगर आपको स्कूटी भी, सपोज दैट आपको स्कूटी लेनी है, तो उसमें भी क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि आप ये वाली खरीदो या ये वाली खरीदो, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है। अगर किसी में फीचर्स अच्छे हैं तो फिर हो सकता है कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो, जो आपके अफोर्डेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, तो वही हम इसके डेफिनेशन से समझेंगे कि स्कैर्सिटी क्यों लगती है, हमें किसी चीज की कमी क्यों लगती है। Scarcity refers to the situation when what you have is less than what you wish to have। जो आपके पास है और जो आप चाह रहे हो उसमें आपको लग रहा है। एंड एक्वाइजेशन ऑफ द गुड रिक्वायर्ड सम सेक्रीफाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक स्कूटी खरीदने गए और आपका बजट है 60,000 का और स्कूटी आ रही है 1 लाख की या 80,000 की आ रही है, तो आपको क्या लगेगा, स्कैर्सिटी फेल होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास
है तो सही, लेकिन क्या है वो, लेस है, कम है आपकी जो आप चाह रहे हो, तो आपको स्कैर्सिटी फील होगी ना। तो ये डेफिनेशन है। देखिए मैंने अभी इससे पहले किस किस की डेफिनेशन लिखी थी, आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ वो आपको लर्न करना है और अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। बाकी का जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको कंटेंट अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जो असर्शन रीजनिंग होता है और केस स्टडी वगैरह आते हैं वो वहाँ हेल्प करते हैं आपकी। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन। तो स्कैर्सिटी की डेफिनेशन होगी जो मैंने आपको बताया। स्कैर्सिटी क्यों फील हो रही है, क्योंकि बॉन्ड्स कैसी हैं आपकी, अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तीसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, अल्टरनेट यूजेज। क्योंकि आपके पास अगर सपोज दैट आपको पता है कि केवल और केवल स्कूटी में आपके पास केवल मार्केट में एक्टिवा ही है, फिर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको खरीदनी ही वही है एक्टिवा, है ना। तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आपके पास चॉइस है। चॉइस है, इसी कारण तो आपके पास प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास जब चॉइस होती है तभी तो हमें क्या स्कैर्सिटी फील होती है कि हम ये ले पा रहे हैं और ये नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो स्कैर्सिटी क्यों अराइज होती है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है, क्योंकि अल्टरनेट यूजेस होते हैं आपकी रिसोर्सेज के। ठीक है, तो आप अपने रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप कुछ खाने गए तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये खाओ या ये खाओ, आपके पास चॉइस है। जब आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको पता है कि मुझे यही खाना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में काउंट नहीं होती है। और हालांकि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं होती हैं हर इंसान की, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इवन देन रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी होगा, उसके पास भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप क्लास 11th में पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 11th क्लास में आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, दोनों ही इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ोगे और क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, अब आप जब स्टडी करोगे तो वो इंडिविजुअल लेवल पर करोगे। इंडिविजुअल का जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम होंगी कि कंज्यूमर क्या चाहेगा और एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पर या फिर एक प्रोड्यूसर के लेवल पर आप स्टडी करोगे। जबकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब स्टडी करोगे क्लास 12th में आके, तो वो पूरे कंट्री का, ठीक है, पूरी कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। फिर सेंट्रल इशू, सेंट्रल इशू क्या रहेगा आपके लिए, प्राइस डिटरमाइन। जैसे कि कंज्यूमर देखेगा कि किसी चीज का प्राइस क्या है, प्रोड्यूसर देखेगा कि मैं अपनी चीज को किस प्राइस पर सेल करूं, कंज्यूमर सोचेगा कि मैं किस प्राइस पर परचेज करूं। तो आपके सेंट्रल इशू क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं। जबकि जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपके लिए जो पूरी किसी भी चीज का पर्टिकुलर प्राइस क्या होना चाहिए, ये आएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आपका आएगा एजम्पशंस ऑफ स्टडी, आप क्या एज्यूम करोगे। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होंगे उनको कांस्टेंट कर दोगे, और जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दोगे। फिर आता है आपका सेंट्रल रोल। सेंट्रल रोल, वैसे कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। सो सेंट्रल रोल क्या रहेगा, क्या रहने वाले हैं आपके क्लास 11th में, डिमांड और सप्लाई। जबकि जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। जैसे आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर जब आप डिसीजन लोगे तो भाई डिमांड जो आपकी होगी उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे, और एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई करेगा वो एक उसके लिए क्या रहेगा, एक सेंट्रल रोल रहने वाला है कि वो किस प्राइस पर उसको सप्लाई करे। जबकि जब मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का मतलब है आरबीआई या फिर गवर्नमेंट कोई डिसीजंस लेती है किसी प्राइस को लेकर, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका अल्टरनेटिव नेम, थ्योरी ऑफ प्राइस। आप किसकी थ्योरी पढ़ोगे इसमें, क्लास 11th में प्राइस थ्योरी पढ़ोगे। जबकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी प्राइस थ्योरी पढ़ोगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस हो गए, और डिटेल में आप अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ये मेन पॉइंट्स बता दिए हैं।
नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, टू टाइप्स की होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो इकोनॉमिक्स आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फैक्ट को बताए। इट डील्स विथ सम इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड विथ फैक्ट एंड फिगर्स। फैक्ट का मतलब है चाहे वो फैक्ट पास्ट की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो, या फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये फैक्ट है, तो फिर क्या होगा आपको, वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस poverty in India affected larger percentage of population than now। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो पोवर्टी लेवल था वो कैसा था, बहुत 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 ज्यादा था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट है, फैक्ट था मतलब पास्ट की बात है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की रात हमारी क्या कंडीशंस थी, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा बिलो थी पोवर्टी लाइन के। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट की बात है और ये फैक्ट है, इसलिए कौन सी इकोनॉमिक्स हुई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुई। 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। इसका मतलब प्रेजेंट की बात है कि अभी भी 22% पॉपुलेशन है वो कैसी है, बिलो पुअर्टी लाइन है, तो ये भी एक फैक्ट है। फिर है, इफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, अगर इसी तरीके से इसी रेशो से इंक्रीज होती रहेगी तो फिर एक कंडीशन दे दी जाएगी आपको कि वो इतनी हो जाएगी, तो हो जाएगी, ये भी एक फैक्ट है। तो जब भी फैक्ट की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फिर फ्यूचर की बात हो, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स हैं, तो फिर वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, ना तो है, ना तो प्रेजेंट, ना तो पास्ट, ना ही फ्यूचर। व्हाट ऑट टू बी, ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए है नहीं है, पर ऐसा ना था ना होगा, पर ये होना चाहिए। इट डील्स विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको ये होना चाहिए। ठीक है, ना तो है तो फिर क्या होगी, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। अगर व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए, अगर, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर है नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अपना जजमेंट दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, हम ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो जो ओपिनियंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए द रिजर्व, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड रिड्यूस द रेट ऑफ मनी सप्लाई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो सेंट्रल बैंक है, उसको क्या कर देना चाहिए, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि कंट्री में क्या हो रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं, बैंक लोन ज्यादा दे रहे हैं, तो लोन ज्यादा दे रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो किसी चीज की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो कोई है जो अपनी ओपिनियन दे रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देना चाहिए, तो ये सिर्फ ओपिनियन है, ऐसा है तो नहीं है तो एक्चुअली कुछ और, मनी सप्लाई तो कुछ अलग है ना। तो उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दोनों इकोनॉमिक्स होती है, दो टाइप होते हैं इकोनॉमिक्स के, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, तो हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स वाला कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक हमारा इकोनॉमी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।